किसी शहर में 1 महीने के लिए सिनेमा घर बंद हो जाए, जी जी। किसी शहर में 1 महीने के लिए दूध मिलना बंद हो जाए, ब्रेड मिलना बंद हो जाए, किराने की दुकानें बंद हो जाएं, मैं कहता हूँ डॉक्टर बंद हो जाएं, हॉस्पिटल बंद हो जाएं, आप गुजारा किसी तरह कर लोगे। ये किसी शहर में 1 महीना सफाई ना हो तो क्या होगा? नहीं रह पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण काम। सफाई के बिना शहर में जीवन संभव नहीं है, इतना महत्वपूर्ण काम है। तो सफाई कर्मी सबसे महत्वपूर्ण हो गए। तो जब सबसे महत्वपूर्ण काम है तो इस काम को करने वाले भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश अलग अलग बने जी। और जिस आबादी का मन किया वो माइग्रेट हुई। आपको पता है कि सफाई कर्मचारियों को पाकिस्तान से माइग्रेट नहीं होने दिया गया, उनको पाकिस्तान छोड़ने से मना कर दिया गया कि आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, आप पाकिस्तान छोड़ेंगे तो हमारी सफाई कौन करेगा? हिंदू मुसलमान ज़रूरत की किसी भी चीज़ में लागू नहीं होता। हिंदू मुसलमान केवल कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए लागू करते। जरूरत की किसी चीज में हिंदू मुसलमान लागू नहीं होता। आपको ब्लड की ज़रूरत है, मर रहे हो, देखोगे वहाँ हिंदू मुसलमान लागू करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। जातियाँ भगवान ने बिल्कुल नहीं बनाई जी। बनाता भगवान तो मोहर लगा के भेजता हर बच्चे पे। बिना मोहर का बच्चा आता है तो जातियां भगवान ने नहीं। आप बच्चे को एक बार परिवार से अलग कर लो और उसके बाद उसकी जाति बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं बता पाएगा। मेरा ये मानना है कि जातियाँ धूर्त लोगों ने बनाई, जी जी। चालाक लोगों ने बनाई, एक बहुत बड़े तबके को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखने के लिए बनाई। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जो फील्ड में अधिकारी हैं वो अच्छा काम ना करें, तो अच्छे काम का प्रेशर तो हर सरकार का ही रहता है और हर सरकार ये चाहती है कि जितना अच्छा काम होगा उतना सरकार को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बिजली विभाग में ऐसा रहा है कि बड़ी जल्दी रूल 7 में, रूल 8 में चार्जशीट कर देते हैं, फाइल बन जाती है और वो कर्मचारी अधिकारी फिर परेशान रहता है कई साल तक। जी। और इस तरह के वातावरण के कारण जो काम करने का हौसला होता है वो टूटता है। और जो पॉलिटिशियन फ़ोन करता है, कई बार उस नेता को ये पता नहीं होता कि काम सही है या गलत है और कितना सही है और कितना गलत है। अच्छा अच्छा। और कई बार जब वो फ़ोन करता है तो फ़ोन करवाने वाला उसके सामने बैठा होता है। तो इस वजह से तबादला हुआ हो कि किसी नेता को आप पसंद नहीं आए, आपकी इस कार्यप्रणाली वजह से से ही होते हैं तबादले। ऐसे ही लोगों से मिल रहा था तो कुछ लोगों ने शिकायत की जी कि जी हमारा जो ये रिजांगला पार्क है ये 40 एकड़ से ज़्यादा इसकी जगह है और उसमें से केवल 10 एकड़ में बना हुआ, बाकी सब इंक्रोचमेंट 30 एकड़ पर कब्जे हैं। आज की बातचीत बिना किसी भूमिका के, कोई साक्षात्कार नहीं, कोई इंटरव्यू शब्द हम नहीं कह रहे हैं, सीधी बातचीत करेंगे, अनौपचारिक बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एनजेपी के स्टूडियो में खास मेहमान हैं AK गर्ग। कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में उपायुक्त रहे, कई स्थानों पर कमिश्नर के रूप में जिम्मेदारी निभाई, नगर निगम में कमिश्नर रहे, वैसे भी कमिश्नर रहे, हिसार के कमिश्नर रहे, MD हरियाणा बिजली वितरण निगम रहे, अलग अलग दायित्व संभाले। और आज वरिष्ठ अधिकारी के साथ जो हम बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त के समय तक बंधन में थे, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकते थे। आज इनसे खुलकर कई विषयों पर बातचीत करेंगे। इनका हम बचपन से लेकर के अब तक का सफर भी बताएंगे। और सबसे खास बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो, आप जहर जो हमने पिया, आप अपनी स्क्रीन पर, मैं कहूंगा इसको स्क्रीन पर बड़ा करके हम दिखा रहे हैं पूरा का पूरा, ये महिला सफाई कर्मियों की आप बीती है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, कुल चैप्टर जो है सारी इस पे चर्चा करेंगे। इस पुस्तक पर भी हम बात करेंगे, लगभग 40 चैप्टर हैं। तो जहर जो हमने पिया, महिला सफाई कर्मियों की आप बीती, इन्होंने इसको लेखक का अपना नाम नहीं दिया है बल्कि संपादक का नाम दिया है। लेखक वही हैं जिन्होंने आप बीती लिखी है, यानी महिला सफाई कर्मी। उनकी समस्याएं सुनकर मैं थोड़ा सा पढ़ पाया था, पूरी अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मन द्रवित होता है, आंखें नम हो जाती है। और आमतौर पर IAS स्तर पर जब हम देखते हैं, ये आम धारणा बनी हुई है कि अधिकारी निष्ठुर होते हैं, ये धारणा बनी हुई है, माफ करना,
लेकिन हमारे सामने जो अधिकारी बैठे हैं वो इस छवि के हैं। रेवाड़ी में भी डिप्टी कमिश्नर रहे थे, उस समय भी हमने एक साक्षात्कार हुआ था इनके साथ जो है, उस समय भी हमने इनको नजदीक से देखा परखा। जब ये एमडी थे हिसार तब भी हम इनके पास पहुंचे थे, कई बार इनके साथ मिलना जुलना हुआ। तो हर बार जो इनके मन में एक दर्द था, समाज में एक बदलाव होना चाहिए, समाज जिस दिशा में जा रहा है उसको लेकर के बड़ी चिंता करते रहे, युवा पीढ़ी किधर जा रही है इसे लेकर बड़ी चिंता करते रहे। तो सबसे पहले तो एक गर्ग साहब आपका अभिनंदन, आपने समय दिया जी आज हम धन्यवाद आपसे खूब सारी महेश बातें जी। करेंगे। तो एनजेपी हरियाणा को आपके बारे में थोड़ा सा पता लगाना चाहिए। तो पहले तो खुद के बारे में एक एक गर्ग बचपन की कहानी थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मेरा जन्म नरवाना में हुआ था जी 24 नवंबर 1965 को, और 10वीं क्लास तक की पढ़ाई नरवाना में रही। 10वीं के बाद 11वीं दयानंद कॉलेज हिसार से की थी। जी 12वीं प्री इंजीनियरिंग बोलते थे, जी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से की। उसके बाद वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद, जी 4 साल का कोर्स होता था, 1 साल वहाँ पूरा वाईएमसी किया। में तो उस समय एडमिशन बड़े मुश्किल से थे। जी एंट्रेंस टेस्ट से होता था, जी जी तो 1 साल वहाँ पूरा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स में। जी जी उसके बाद नरवाना एडमिशन ले लिया। अच्छा, यहाँ से जा करके वहाँ 1 साल ही करके बीच में छोड़ दिया। जी जी नरवाना से फिर बीए की। जी बीए के बाद एलआईसी में नौकरी की नरवाना, जी जी 7 साल क्लर्क की, और 1993 में इधर एचसीएस में नौकरी ज्वाइन की। जी जी 2009 के बैच के फिर आई 2009 जी का बैच मिला आईएएस में, जी जी लेकिन असलियत में प्रमोशन हुई 2019 में। 2019 में। तो अलग अलग दायित्व तो आपने इस बीच संभाले हैं। तो जो आपका जो बचपन जो बीता था, पिता माँ परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पिताजी एक दुकान करते थे, जी छोटी दुकान थी सीड्स पेस्टिसाइड्स की। जी जी और पिताजी की पर्सनैलिटी के बारे में कहूँ तो दुकान करते ज़रूर थे, लेकिन पर्सनैलिटी के तौर पे दुकानदार नहीं थे। जी जी तो पर्सनैलिटी के तौर पे दुकानदार नहीं थे। दुकान उनको मजबूरी में करनी पड़ रही थी, जी जी मुझे ऐसा लगता है। जी जी लेकिन वो बड़े मनमौजी से, और हमारे एरिया में जो किसान थे जी जी उनके साथ ही उनकी दोस्ती थी, उठना बैठना था, और व्यापार में उनकी रुचि थी नहीं। बस चला रहे थे किसी तरह। बस चला रहे थे गाड़ी कि चलो बच्चों को पालना है। जी तो इसलिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी में या बिजनेस में कोई ज़्यादा जी जी रुचि नहीं थी। और माँ एक धार्मिक घरेलू माँ तो महिला आपके थी। साथ ही रही थी डिप्टी कमिश्नर हाउस में, रेवाड़ी या जहाँ भी रहे आप, माँ तो लगभग जी जी साथ ही रहे, माँ के साथ ही रहे। जी जी और माँ का भी देहांत हुआ है जी जी लगभग 22 नवंबर को। जी और पिताजी का देहांत हो गया था 2013 में। 2013 में। तो छोटी दुकान थी, वो दुकान ही करते रहे, लेकिन आर्थिक स्थिति मतलब लोअर मिडिल क्लास की आप कह सकते हो उस समय, क्योंकि दुकान में उनका इंटरेस्ट बहुत कम था। जी और मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, दोनों पढ़ाई में अच्छी थी। तो एक तो सबसे बड़ी लुधियाना मैरिड है जी, और उससे छोटी पंचकुला है, वो टीचर थी जो पंचकुला है, गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई जी। एक बहन छोटी है और भाई हैं, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की थी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज चंडीगढ़ से। जी जी। वो आजकल यूएसए रहते हैं, शिकागो में। बच्चों के बारे में, और कब आपके लाइफ में पार्टनर आई और कौन आई? फिर सारी बातें करेंगे, जो थोड़ा एक बार आपका परिचय पूरा हो जाए। 1993 में ही मेरी शादी हुई थी जी। तब एचसीएस नहीं थे? तब मैं तहसीलदार था। तहसीलदार थे। मेरी पहली सिलेक्शन तहसीलदार की हुई थी। अच्छा अच्छा। और लेकिन हमने कोर्ट में केस डाल दिया था कि तहसीलदार की सिलेक्शन गलत की है, एचसीएस की होनी चाहिए थी। जी जी।
तो 7-8 साल कोर्ट में लिटिगेशन के बाद अल्टीमेटली HCS स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट कर लिया गया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी जी। तो 1993 में शादी हुई थी। वाइफ पुंडरी से हैं, कैथल के पास जी और आजकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। जी जी। 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जॉब करता है कोल इंडिया में जी। बेटी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है जी। और छोटा बेटा भी तैयारी कर रहा है जी। तो ये परिवार का परिचय हमने दिया और अब बात आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मेरे सामने रखा है जहर जो हमने पिया, कैसे मन में आई एक IAS अधिकारी के पास इतनी व्यस्तता के बीच? इसमें मैं देख रहा हूँ एक एक महिला सफाई कर्मी की जो संस्मरण है अपने आप में एक एक स्टोरी है, एक पूरी किताब है। एक महिला की स्टोरी ही पूरी किताब है अपने आप में। इसमें तो 40 से अधिक महिलाओं की स्टोरी है। कैसे मन में आया महिला सफाई कर्मियों की आप बीती लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्या विचार आया? देखिए, पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताइएगा। जब मैं नगर निगम हिसार में कमिश्नर की मेरी पोस्टिंग हुई जी, तो किसी भी नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उस शहर की सफाई करना। जी। तो मैंने इन कर्मचारियों के साथ बात करनी शुरू की, इनको मोटिवेट करने के लिए। चैन तोड़ी बीच में जो चैन होती है, बीच की चैन तोड़ी और सीधा संपर्क किया। सीधी इनके साथ बातचीत करनी शुरू की ताकि ये मोटिवेट हों। जी जी। क्योंकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम सफाई है। सफाई ना हो किसी शहर की नगर निगम के द्वारा, बाकी कुछ भी करता रहे वो सब बेकार है। सब बेकार है। लोग सुबह सुबह वही देखें सड़कों की सफाई कितनी गली नहीं, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भी है नहीं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप ठीक है। मैं मतलब माफ करना, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके महत्व को। जी जी। किसी शहर में 1 महीने के लिए सिनेमा घर बंद हो जाए, जी जी। किसी शहर में 1 महीने के लिए दूध मिलना बंद हो जाए, ब्रेड मिलना बंद हो जाए, किराने की दुकानें बंद हो जाए, मैं कहता हूँ डॉक्टर बंद हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए, आप गुजारा किसी तरह कर लोगे। आपकी बात समझ गया। ये किसी शहर में 1 महीना सफाई ना हो तो क्या होगा? नहीं रह पाएंगे आप। कूड़े के ढेर लग जाएंगे, बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी, लोग बीमार होकर मरना शुरू हो जाएंगे और लोग उस शहर को छोड़ के पलायन कर जाएंगे दूसरी जगह। सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसलिए भी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल गलत था। हाँ, सफाई ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण काम। सफाई के बिना शहर में जीवन संभव नहीं है, इतना महत्वपूर्ण काम है। तो सफाई कर्मी सबसे महत्वपूर्ण हो गए। तो जब सबसे महत्वपूर्ण काम है तो इस काम को करने वाले भी महत्वपूर्ण होने चाहिए जी। लेकिन समाज उनको महत्वपूर्ण मान नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि समाज सफाई करने वाले तबके को महत्वपूर्ण मान रहा है? समाज मानता नहीं था कभी, मानता ही नहीं समाज। तो जो अभी भी हमारी सोसाइटी हे दृष्टि से देखती है उनको। जो मतलब आप कल्पना करो कि ये सफाई करने वाले लोग अदृश्य हो जाएं, लुप्त हो जाएं, तो क्या होगा? भयावह तस्वीर है। एक मानवीय तस्वीर। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। नहीं, मैंने इसमें क्या पता, मैं वही प्रसंग जानना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने एक तस्वीर देखी है, जिक्र है कि आपने एक सफाई कर्मी के यहाँ शादी में जाने की बात स्वीकार की थी। मैं उस प्रसंग को आपके मुख से जानना चाहूंगा। मैं उस प्रसंग से पहले एक बात माफ करना, मैं बताना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश अलग अलग बने जी, और जिस आबादी का मन किया वो माइग्रेट हुई। आपको पता है कि सफाई कर्मचारियों को पाकिस्तान से माइग्रेट नहीं होने दिया गया। आप बताइए। उनको पाकिस्तान छोड़ने से मना कर दिया गया कि आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। आप पाकिस्तान छोड़ेंगे तो हमारी सफाई कौन करेगा? उनको मना किया गया। आप यहीं रहो क्योंकि हमें जरूरत है आपकी। मतलब इतना जरूरी तबका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पाकिस्तान में ही रह गए थे। वो पाकिस्तान में रह गए। तो उनके साथ हिंदू मुसलमान लागू नहीं हुआ, क्योंकि सफाई करनी है। उनकी जरूरत है कि भाई आप रुक जाइए। जो हिंदू मुसलमान
जरूरत की किसी भी चीज में लागू नहीं होता। हिंदू मुसलमान केवल कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए लागू करते हैं। जरूरत की किसी चीज में हिंदू मुसलमान लागू नहीं होता। आपको ब्लड की जरूरत है, मर रहे हो, देखोगे वहां हिंदू मुसलमान लागू करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल गर्ग साहब, आपकी बात लाख टके की है, बहुत कीमती बात है। नूह के एक, हम भटक रहे हैं विषय से, लेकिन जी। एक प्रसंग याद आ रहा है। नूह के एक व्यापारी, आड़त की दुकान है उनकी नूह में, जी। मेवात में। वो एक बार मेरे पास बैठे थे, उनसे ऐसी बात शुरू होगी, और उनका घर नूह में है। तो मेवात के बारे में बात होगी। बोले जी बहुत अच्छा है, माहौल अच्छा है, इनका व्यवहार लेन देन अच्छा है मेव का, और एक जो बात सबसे अच्छी है कि ईमानदार लोग हैं, और हम जो दूध लेते हैं वो मेव के घर से लेते हैं पक्का, और कहीं से नहीं लेते हैं। पानी नहीं मिलाते? बोले मेव कभी पानी नहीं मिलाएगा दूध में। उनको डर है इस बात का, है मानते हैं जो अपनी आस्था को, जो वो अपनी आस्था को मानते हैं और पानी नहीं मिलाते। तो वहां तो हिंदू मुसलमान लागू नहीं हुआ, दूध लेना था, दूध शुद्ध मिलेगा तो मुसलमान कैसे ले लिया जाएगा? बिल्कुल। आपकी जान जा रही है, डॉक्टर से इलाज कराना है, डॉक्टर बाई चांस मुसलमान है तो आप मना कर दोगे? जी। तो खैर ये विषय मतलब जी, ये फालतू की बातें हैं। मैं उस विषय में इस पुस्तक का एक प्रसंग ले रहा था। आप किसी सफाई कर्मी के यहाँ शादी में गए थे, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया उस चैप्टर को, जो इसी पुस्तक में है। हाँ, शादियों में तो मैं बहुतों में गया हूँ। अच्छा, बहुतों में गया हूँ मैं। हाँ, तो शायद एक, लेकिन ये प्रसंग मुझे, जिसने मुझे हिला दिया, उसके यहाँ लड़के की शादी थी जी, और लंच था, मतलब अगले दिन बारात जानी थी। तब आप कमिश्नर थे? तब मैं नगर निगम में कमिश्नर था, हिसार में। और अगले दिन बारात जानी थी, पहले दिन बारात से पहले लंच था। मेल जिसको अपने बोलते हैं भाई जी, मेल। हाँ, तो लंच में मैं बाई चांस थोड़ा लेट हो गया ऑफिस में, तो 2:30 बजे पहुंचा। अच्छा अच्छा। 2:30 बजे पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने लंच शुरू नहीं किया है, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार हो रहा था? जाने के बाद जब मैंने प्लेट उठाई तो मैंने देखा कि ये तो मैं पहली प्लेट उठा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कि मैं तो सोच रहा था मैं लेट हो गया। तो उस महिला ने, जिसकी शादी थी, उसने कहा कि नहीं सर लेट नहीं हुए। जिसके बेटे की शादी थी? जिसके बेटे की शादी थी, कि आप लेट नहीं हुए, तो ठीक टाइम पे आए हो, हमने अभी शुरू ही किया है, शुरू किया आपके साथ। लेकिन जो बाकी रिश्तेदार आए हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि ये बोली कि सर आएंगे तब शुरू करो। बड़ा देखो उनका, मतलब मैं अंदर से हिल गया। उसने मुझे फोन भी नहीं किया, कोई 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे फोन करे कि सर आप कब तक आ रहे हो। जी जी, बिना फोन करे चुपचाप इंतजार करते रहे। और मैं फिर ये सोच रहा था बाई चांस मैं ना जा पाता तो जो आपके संस्मरण है, इनको तो हम एक एक करके सबको बताएंगे ही। आपसे जुड़ी जो एक बातें हमने कई बार आपको सुनाया, जातिवाद को लेकर के आप कई बार अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। हमारे एनजेपी के मंच पर जातिवाद के बारे में एक एक गर्ग का दृष्टिकोण जो है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भारत में, हिंदुस्तान में जो जातिवाद है उस किस रूप में है, अभिशाप है, वरदान है, आपकी व्याख्या चाहिए। मेरा ये मानना है, पहली बात तो है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई। जी, भगवान ने बनाई होती तो अमेरिका में भी बनाता जी, इंग्लैंड में भी बनाता, वहां भी बना देता, जर्मनी में भी बनाता, ऑस्ट्रेलिया में भी बनाता, न्यूजीलैंड में भी बनाता। तो सीधा है, जातियां भगवान ने बिल्कुल नहीं बनाई जी। बनाता भगवान तो मोहर लगा के भेजता हर बच्चे पे। बिना मोहर का बच्चा आता है तो जातियां भगवान ने नहीं। आप बच्चे को एक बार परिवार से अलग कर लो और उसके बाद उसकी जाति बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं बता पाएगा। बहुत कीमती बात बता रहे हैं गर्ग साहब, सबके लिए सुनने योग्य है। बच्चे को एक बार परिवार से अलग करके देखिए और चैलेंज दे करके कोई उसकी जाति बता दे तो जातीय संकीर्णता पर बहुत बड़ी चोट है ये। कंटिन्यू सर। पहली बात भगवान ने नहीं बनाई जी। तो दूसरी बात यह कि भगवान ने नहीं बनाई तो किसने बनाई? मेरा ये मानना है कि जातियां धूर्त लोगों ने बनाई जी जी, चालाक लोगों ने बनाई, एक बहुत बड़े तबके को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखने के लिए बनाई। अब देखिए, मतलब दुनिया के किसी और धर्म में जाति नहीं है।
बताइए किसी और में है तो। जी जी। वो धर्म जो इंसान को इंसान ना मानता हो, इंसान के साथ गैर इंसानी जानवर जैसा व्यवहार करता हो, वो सुधार की जरूरत है उसमें, मतलब उसमें सुधार की जरूरत है। ज्यादा आप ऐसे सहमत ही हो, उसमें ऐसे सुधार होने की जरूरत नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए और जो मुझे धार्मिक संकीर्णता की बात बिल्कुल करते मुझे लगता है कि ये धूर्त लोगों ने हैं। ये धूर्त लोगों को सुधारने के लिए कभी कभी लगता है कि मैं राजनीति में होता तो इन धूर्त लोगों को ज्यादा सुधार पाता। नहीं, ये तो संस्कृति का मसला है, हमारे संस्कारों का मसला है। और संस्कारों के मसले जो है ना सुधारने के लिए बहुत बहुत लंबे प्रयासों की जरूरत है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए राजनीति में ही, समाज में रह के आप सच्ची बात बोलें, इंसाफ की बात बोलें, न्याय की बात बोलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तो सेवानिवृत्त होने के बाद में आप पूरी तरह सामाजिक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। कितने तारीख को रिटायरमेंट थी? 30 नवंबर को। 30 नवंबर को, तो अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, दिसंबर बीता नहीं है, नव वर्ष आने वाला है। 2026 की क्या योजना है गर्ग साहब की? रिटायरमेंट के बाद क्या सोचा है? अभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आराम जी, ये है कि जो बची हुई जिंदगी है वो समाज के लिए तो काम करना है, सामाजिक न्याय के लिए काम करना है। समाज में जिस तबके को हमारे समाज सदियों से उपेक्षित करता आया है, उस तबके का उत्पीड़न होता आया है, एक तबके को इंसान होने का एहसास ही नहीं हुआ, इंसानी गरिमा जिस तबके को प्राप्त नहीं हुई, उस तबके के लिए काम करना है। हम शायद आपको कभी एनजेपी का अर्थ नहीं बता पाए। एनजेपी, न्यूज फॉर जस्टिस एंड पैरिटी, न्याय और समानता, बस इसी के लिए काम करना है। तो बढ़िया है। तो हमारे संदेश को जस्टिस एंड पैरिटी, ये दोनों बहुत बड़े शब्द हैं। जी जी। और इन दोनों के लिए काम करना है, दोनों के लिए काम करना है। अभी राजनीति पर भी बात करेंगे। आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, कई उच्च पदों पर काम किया है। आज ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि है, तो उनके कार्यकाल में भी आपने काम किया है और उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दिन विशेष है। देखिए, जो मुझे एक तो चौटाला साहब का लगता था कि विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत मजबूत आदमी थे। ये चीज मैंने उनके व्यक्तित्व से सीखी। और कभी भी जिंदगी में हार ना मानने की जो भावना थी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, वो तो उन्होंने बेटे पोते भी जो है हार तो नहीं मानते, उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। लेकिन ये भी एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है, और मैं इस गुण को बड़ा सम्मान देता हूँ कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जी जी, आपको हार नहीं माननी चाहिए। चौटाला साहब ने अपने जीवन में कभी हार नहीं। आपने बाकी मुख्यमंत्रियों के, हमने ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि है इसलिए उनको सबसे पहले शुरुआत कर लिया। बाकी लोगों के साथ, किन किन मुख्यमंत्रियों के साथ जो काम करने का अवसर मिला, किन किन की सरकारों में, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा आपने समझा जो है? देखिए, मुझे डायरेक्ट किसी मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। डायरेक्ट तो नहीं, पर सरकारों में मैंने उनके पास रह के काम किया हो, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में नौकरी करने का जी जरूर चांस रहा। मनोहर लाल के कार्यकाल में अभी लास्ट में जो शुरुआत जो मैंने की नौकरी की, उस समय चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, और मनोहर लाल जी रहे, और अब नायब सिंह सैनी जी हैं। तो आपको इन सबके साथ काम करने का, काम का दबाव किस सरकार में सबसे ज्यादा झेला? प्रेशर? देखो, हर सरकार ये चाहती है कि अच्छा काम है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जो फील्ड में अधिकारी हैं वो अच्छा काम ना करें। तो अच्छे काम का प्रेशर तो हर सरकार का ही रहता है, और हर सरकार ये चाहती है कि जितना अच्छा काम होगा उतना सरकार को उसका फायदा मिलेगा। गर्ग साहब, कोई भी ऑफिसर किसी भी नई पोस्ट पर जाता है, वो अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। उसका प्रयास रहता है कि मैं यहाँ से जाऊं, मुझे इस काम के लिए लोग याद करें, अपना काम की एक छाप छोड़ना चाहता है। आप एमडी रहे हरियाणा बिजली वितरण निगम में, एमडी के रूप में आपके संस्मरण हम जानना चाहेंगे कि किन मामलों में आपने बड़े कदम उठाए, किन मामलों को लेकर के आपके सामने इस तरह की समस्याएं आई,
जिनको आपने सुधार किया जिन विषयों को लेकर? एमडी थोड़े टाइम रहा, लगभग 4 महीने रहा। जी। तो इतनी बड़ी विभाग के लिए बहुत छोटा समय है, लेकिन एक तो मैंने खुले दरबार कुछ लगाए जी। या मतलब जन सुनवाई की लोगों की, और मैं खुद बैठा हूँ उनमें। जी। हमारे चीफ इंजीनियर और एससीज तो अपने अपने एरिया में करते ही थे। जी। मैं खुद भी कई जगह बैठा हूँ। उससे आपको पता चल जाता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, समस्याएं क्या है, समस्याएं क्या है, और जी। उससे फिर जो पूरा स्टाफ है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि एमडी खुद भी कहीं भी आ सकते हैं, जी जी, लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं। और दूसरा जो मुझे लगा बिजली विभाग में, जी, जो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। और देखने पे भी लगा कि कई बार तो बिना किसी विशेष कारण के भी किसी को रूल 7 में, किसी को रूल 8 में परेशान किया जाता है। चार्जशीट कर दिया, और वो मैंने अपने विदाई भाषण में भी कहा, और बाई चांस वो भी वायरल हो रहा है। एक विदाई भाषण में तो फाइलों का बड़ा बंडल का भी क्या जिक्र जी था? जी, वो आपने कुछ कहा था तो? फाइल इसी की कही थी कि हाँ। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों की फाइल हम बड़ी जल्दी बना देते हैं, और फिर वो परेशान रहता है, और जबकि हम काम करेंगे तो गलती तो होगी। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिससे गलती ना होती। मतलब छोटी छोटी गलतियों को शिकायतों का बंडल ना बनाया जाए, काम को गलती यदि आपकी काम करते हुए बिना किसी दुर्भावना के हुई है, आपकी नीयत साफ है, और साफ नीयत के रहते हुए कोई गलती हो गई है, तो गलती तो घर में भी होती है। जी जी, तो आपके घर के अंदर भी गलतियां होती हैं। समझ गए आपकी भावना। तो वो गलती तो उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। जी जी, और उसके पीछे उसको दंडित नहीं करना चाहिए। आप किसी दुर्भावना से, किसी गलत नियत से कोई कुछ काम कर रहा है और वो गलत नियत झलक रही है, तब जरूर उस पर कार्रवाई बनती है। लेकिन बिना नियत के कुछ हो गया है तो मुझे लगता है कि, लेकिन बिजली विभाग में ऐसा रहा है कि बड़ी जल्दी रूल 7 में, रूल 8 में चार्जशीट कर देते हैं, फाइल बन जाती है, और वो कर्मचारी अधिकारी फिर परेशान रहता है कई साल तक। जी। और इस तरह के वातावरण के कारण जो काम करने का हौसला होता है वो टूट जाता है, वो टूटता है। गर्ग साहब, सेवा में रहते हुए टेलीफोन तो आते ही नेताओं के, ये देखना ये देखना। कभी इस तरह के कोई काम आए आपके पास किसी नेता का? मैं आरएस यादव की तरह बात नहीं कर रहा हूं कि आपको कल को असहज होना पड़े, आप अपने सलीके से, तरीके से बता सकते हैं। किसी नेता का काम का इस तरह का दबाव आया हो, कोई गलत काम के लिए आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ा हो, या कोई रास्ता निकालना हो, इस तरह के दबाव तो आते रहे होंगे जो सेवा में? बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा नहीं आते, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नहीं आते। तो ये जो चर्चाएं आती है कि दबाव देते हैं, इतने नहीं आते? बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभार इक्का दुक्का कोई। और जो पॉलिटिशियन फोन करता है, कई बार उस नेता को ये पता नहीं होता कि काम सही है या गलत है, और कितना सही है और कितना गलत है। अच्छा अच्छा। और कई बार जब वो फोन करता है तो फोन करवाने वाला उसके सामने बैठा होता है। अच्छा अच्छा। तो उस समय आप बेशक ना बताएं और उनको बाद में बता दें कि सर इस काम में ये दिक्कत है इसलिए नहीं हो पाएगा, तो ज्यादातर मामलों में नेता मान जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। कोई इक्का दुक्का बाय चांस किसी का ऐसा हो जिसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो। कभी तबादले का दर्द तो नहीं मिला? किसी का कहना नहीं माना? तबादले तो होते रहते हैं। होते तो रहे, आपके तबादले खूब हुए हैं। तबादले के कारण अशोक खेमका के बाद आप भी काफी चर्चा में रहे हैं। आपके तो तबादले तो देखो छोटा सा हरियाणा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कोई इस वजह से तबादला हुआ हो कि किसी नेता को आप पसंद नहीं आए हो, आपकी कार्यप्रणाली से? इस वजह से ही होते हैं तबादले। कहाँ झेला ये मार? रेवाड़ी में झेली, हिसार में झेली, कहाँ झेली? नहीं, मुझे असल में ये नहीं पता चलता कि कब नाराज हो गए, लेकिन आपने कह तो दिया काम। तो तबादले इसलिए हो जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाते हैं। वो ज्यादातर अधिकारियों के ऐसे ही होते हैं। किसी को ये डर नहीं लगता कि ये नेतागिरी करेंगे, ये अधिकारी अच्छा आ गया है, ये तो सफाई कर्मियों से भी घुल मिल के बात कर रहा है, बाकियों से भी घुल मिल करके ये निचले स्तर तक जा रहा है? तो ऐसा नहीं लगता कि अशोक गर्ग चुनाव लड़ ले तो इनको जल्दी जल्दी विदा करो, ऐसा नहीं लगता?
हाँ, तो ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है किसी को लगा आपको भी हो। कभी महसूस हुआ हो? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। मुझे तो जो ठीक लगा जी जी। वो मैंने किया नौकरी में। और तो ठीक करने से सरकार रोकती नहीं कभी। अच्छा, सरकार रोकती नहीं है। ठीक काम करने से सरकार कभी नहीं रोकती। सरकार को तो अच्छा लगता है। कई बार स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे कई बार, कि कुछ नेताओं को कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो भी काम अधिकारी करें वो हमारी सिफारिश से करें, और सिफारिश के बिना डायरेक्ट ना करें, एहसान टेक दें हम लोगों के ऊपर। ये करते हैं, ये कमजोरी रहती है। तो आप डायरेक्ट मिलें लोगों को और उनके काम डायरेक्ट कर दें, कई बार कुछ नेताओं को, स्थानीय नेताओं को अच्छा नहीं लगता। जी जी। गर्ग साहब, आपने खुला दरबार भी लगाया, डीसी के रूप में भी एक निर्धारित समय होता है कि जन सुनवाई करेंगे, कमिश्नर के रूप में भी ऐसा समय होता है कि आपको जन सुनवाई करनी है, और उस दौरान कोई ऐसा संस्मरण आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह का दुखी, व्यथित, पीड़ित लंबे समय से, और आपकी कलम से उसको न्याय मिला हो, इस तरह का कोई ये तो एग्जाम्पल? मैं हुए तो रिवाड़ी, सैकड़ों होंगे, लेकिन हम एक दो ऐसे जानना चाह रहे हैं कि अधिकारी तक वो बात पहुंची और आपने उनको जो है इमदाद की हो, मदद की हो। जैसे रिवाड़ी का ही मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको ध्यान होगा, जी। अब याद दिलाऊंगा तो ज्यादा आ जाएगा। जी जी। रेजांगला पार्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया अब ध्यान। पार्क का नाम लेते ही मुझे ध्यान आया थोड़ा सा। हाँ। ऐसे ही लोगों से मिल रहा था तो कुछ लोगों ने शिकायत की जी कि जी हमारा जो ये रेजांगला पार्क है, ये 40 एकड़ से ज्यादा इसकी जगह है, और उसमें से केवल 10 एकड़ में बना हुआ, बाकी सब इंक्रोचमेंट, 30 एकड़ पर कब्जे हैं। तो मैं उनके कहने पे मौके पे गया, मौका देखा। उसके बाद ये HSVP का पार्क था, उनको बुलाया, उनका रिकॉर्ड देखा तो पता चला 30 एकड़ जमीन पे कब्जे। कमाल की बात। शहर के बीच में, आपको पता है इस बात। तो फिर उसमें व्यक्तिगत रुचि लेके वो 30 एकड़ जमीन से कब्जे हटवाए। बहुत बड़ी बात थी जो। और उसको, उसकी 4 दीवारी करवाई, जो उसकी तारबंदी करवाई। मुझे लगता है कि ये बात मुझे किसी नेता ने नहीं कही। आपने जो नहीं सही, ये आम लोगों ने जन सुनवाई के दौरान, खुले जो लोगों से मिलने का समय है उसके बीच में आके बताई। और ये 30 एकड़ जमीन जो मुझे संतुष्टि है कि मैंने हटवाई, और ये लोगों को मिली इतनी जगह, आज उस पे पार्क डेवलप हो सकता है। इसी तरह से सेवा काल के एक दो और ऐसे एग्जाम्पल जो है। इसी तरह से एक गांव में 50 एकड़ जमीन थी, रिवाड़ी में ही जी, एक आदमी ने कब्जा किया हुआ था। 50 एकड़ पर? 50 एकड़ पे, पंचायत की जमीन पे किसी ने आके बताया, तो वो जमीन कब्जे से छुड़वाई। रिवाड़ी में ये गांव में 100 गज के प्लाट काटे हुए थे, लेकिन उन प्लाटों को रास्ता ही नहीं था। प्लाट काट दी, रास्ता नहीं था, रास्ते पे कब्जा किया हुआ था। कब्जे की वजह से वो प्लाट वाले अपने प्लाटों में आ जा नहीं सकते थे। ये आपके रिवाड़ी के साथ ही, मेरे ख्याल बिठवाना गांव के बाद। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने आके बताया, उनका वो रास्ता क्लियर हुआ और उन्होंने वहाँ पे अपने मकान बनाने शुरू किए। तो इस तरह की अनेकों चीज़ें हैं। यदि आप लोगों से मिलते हो तो लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, और ऐसी समस्याएं होती हैं ज़्यादातर जिनका समाधान हो सकता है। मतलब अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो काफी हद तक समस्याएं जो चंडीगढ़ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जिला स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर सुलझ सकती है। जी, लोगों की बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो जिला प्रशासन सुलझा सकता है। जिला प्रशासन। हम कई किस्तों में बात करेंगे। आज AK गर्ग साहब ने आपको काफी कुछ उपयोगी जानकारी दी है, आपको इनका परिचय मिला है पूरा, बचपन से लेकर सेवा जो पूरी की है वहां तक का, और भविष्य में क्या करेंगे इस विषय में फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी तो विश्राम कर रहे हैं। आपने नई साल 2026 शुरू होने वाली है, और नई साल में जरूर कुछ नया करेंगे, और जो नया करेंगे वह निश्चित रूप से समाज के लिए एक आईना होगा, समाज के लिए एक दर्पण का काम करेगा।
और समाज की सेवा के लिए समर्पित सिपाही की तरह ये काम करेंगे। इतना तो हम भी इस भरोसे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि रेवाड़ी में उपायुक्त के रूप में इनकी कार्यप्रणाली हमने देखी है। हिसार से इन्होंने जो सेवाएं दी है वो भी हमने देखा है। गुरुग्राम नगर निगम में लगभग 6 महीने रहे, मानेसर में 1 साल, मानेसर में 1 साल रहे। इनकी कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा है। तो जिस तरह सरकारी सेवा में रहते हुए जनसेवा को सर्वोपरि माना, हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो समाज की सेवा करेंगे वह भी इनके लिए इनके जीवन में सर्वोच्च स्थान रखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। जी धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद।